हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी मेंस की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने पेपर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, इसके अलावा भारत की विदेश व्यापार जो है वो दिशा संरचना, वो वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्षेत्रीय असंतुलन यानी कि रीजनल बैलेंस वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हमने फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक लिया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने पूरी तरीके से समझा था कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा जो है उसके कौन-कौन से स्तंभ है, इसके अलावा जो है वो खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है हमारे लिए, खाद्य सुरक्षा में क्या-क्या समस्याएं, चुनौतियां क्या-क्या हैं, उसके लिए क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं। और हम जो है वो भारत सरकार के प्रयास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब आगे हम जो है आज के लेक्चर में आगे जो प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी योजनाएं चलाई जा रही है फूड सिक्योरिटी को लेकर, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं हम अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना की अगर हम बात करें तो ये योजना भी फूड सिक्योरिटी के लिए है। क्यों? तो पहले तो ये देखते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुई है। तो 25 दिसंबर 2000 से इस योजना का जो है वो प्रारंभ किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना क्या है? तो गरीबों में भी जो सबसे गरीब है, ये योजना जो है वो उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना, और हम सभी जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अंत्योदय अन्न योजना को भी कवर किया गया है। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत जो अत्यंत गरीब परिवार है, जो गरीबों में भी बहुत गरीब है, उनको 35 किलोग्राम अनाज जो है वो प्रति माह यानी कि हर महीने 35 किलोग्राम अनाज उनको जो है वो अंत्योदय योजना के तहत मिलेगा। और ये योजना कब से शुरू हुई थी ये हमें पता होना चाहिए। तो 25 दिसंबर 2000 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो वन नेशन वन राशन कार्ड, अब ये भी कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी जो है वो लाने का प्रयास करता है। कैसे? देखो, अगर कोई एक स्टेट में काम करने वाला मजदूर है, और अगर मान लो कि वो, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कोई बिहार में काम करता है और मजदूरी के लिए वो दिल्ली जाता है या कोई बड़े शहरों में जाता है, अब उसको जो है वो राशन चाहिए। जब वो बिहार में था तब तो उसको राशन मिल रहा था, क्योंकि वो वहां पे रहता था, वहां का जो है वो निवासी था, स्थानीय निवासी था। पर अगर वो बाहर काम करने चले जाता है, मान लो दिल्ली चले जाता है, मुंबई चले जाता है, तो वहां पे उसको राशन चाहिए, उसको राशन कैसे मिलेगा? इसलिए जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें एक ही राशन कार्ड बनेगा। और ऐसे मजदूर ऐसे लोग जो प्रवासी मजदूर है, जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, तो उनके परिवार को और उनको जो है वो वहां पर क्या होगा, अनाज उपलब्ध किया जाएगा जहां पर भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये योजना कब से शुरू की गई है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये 2019 से इसे लाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले जो पात्र नागरिक है, उनको सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। सस्ती दरों पर मतलब वही जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो दरें दी गई है, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए प्रति किलो, वैसे उनको दिया जाएगा। और यह विशेष रूप से उन प्रवासी मजदूरों को और परिवार के लिए लाभकारी होगा, जो अपने क्षेत्र से बाहर जो है वो काम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए लाभकारी होगा। अगर हम देखें कि इस योजना के तहत क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, तो पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब समझ में आ ही रहा है कि ये जो राशन कार्ड है सिर्फ एक जो है वो जगह के लिए नहीं है, बल्कि आप देश में कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो ये राशन कार्ड वहां के लिए भी उपयोगी होगा। ठीक है, आप जहां काम कर रहे हैं आपको वहां अनाज मिलेगा। दूसरा, आधार सत्यापन। तो हाँ, ये राशन कार्ड क्या होगा, आपके आधार से जो है वो लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि क्या आएगा कि जो चोरी होती है, ठीक है ना, जो मतलब कि जो पात्र भी नहीं होते हैं उनका नाम भी जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजों से बचने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए जो है वो आधार सत्यापन भी इसमें किया जाएगा। ईपीओ मशीन होगी, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। ये क्या करती है, वहां पे थंबनेल या थंब इंप्रेशन आपका लगता है। ठीक है, तो या फिर आंखों का इंप्रेशन जो है वो लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो आपको आपका जो है वो राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा मेरा राशन ऐप है। ठीक है, तो इसके लिए जो है मेरा राशन ऐप भी जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की। और ये वन नेशन वन राशन कार्ड भी जो है वो फूड सिक्योरिटी को जो है वो सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक योजना जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और ये जो है वो खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म क्या है? आईसीडीएस का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं। ये जो योजना है वो कब से प्रारंभ की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 से इस योजना को शुरू किया गया है। अगर हम इसके लाभार्थी वर्ग की बात करें कि इस योजना में कौन-कौन लाभार्थी वर्ग जो है वो मतलब किन्हें जो है इस योजना में शामिल किया जाएगा, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, उन्हें इस वर्ग में शामिल किया जाएगा। अब ये आईसीडीएस योजना में किया क्या जाएगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस योजना के तहत 6 मुख्य सेवाएं जो है वो दी जाएगी। और ये योजना पूरी तरीके से कहां से संचालित होगी, कहां से इस योजना का जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा? तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। अगर हम देखें तो 6 मुख्य सेवाएं कौन-कौन सी इसके अंतर्गत दी जाएगी? तो पूरक पोषण,
ठीक है, पूरक पोषण यानी कि सप्लीमेंट्री आहार दिया जाएगा इसमें, ठीक है, ताकि जो है वो इन्हें कुपोषण से जो है वो दूर किया जा सके, इसलिए सप्लीमेंट्री आहार दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें दी जाएगी, टीकाकरण की सुविधाएं इसके अंतर्गत दी जाएगी, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा इसमें दी जाएगी, पूर्व विद्यालयी शिक्षा, ठीक है, क्योंकि विद्यालय में जाने के पहले जैसे हम प्ले स्कूल में बच्चों को भेजते हैं वैसे ही आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्योंकि 0 से 6 वर्ष के बच्चे कवर किए गए इसलिए पूर्व विद्यालयी शिक्षा, रेफरेंस सर्विसेज इसमें दी जाएगी। तो इस प्रकार ये 6 मुख्य सेवाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आईसीडीएस योजना के तहत। तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रारंभ कब से हुआ है, लाभार्थी वर्ग कौन-कौन से हैं और इसमें क्या सेवाएं दी जाएगी और इसका संचालन या क्रियान्वयन कौन करता है। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो आंगनवाड़ी केंद्र करते हैं। तो ये आईसीडीएस योजना भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए। ये सारी योजनाएं हैं जिसके द्वारा भारत सरकार क्या कर रही है, खाद्य सुरक्षा को जो है वो मजबूत करने का काम या खाद्य सुरक्षा को लाने का काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील स्कीम, अभी जो मिड डे मील स्कीम है वो योजना कब शुरू हुई है, तो ये 1995 में मिड डे मील स्कीम को जो है वो प्रारंभ किया गया है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो बच्चे हैं इनको जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं इनको दोपहर का गर्म पौष्टिक और पकाया हुआ भोजन जो है वो प्रदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको ये सुविधा दी जाती है जिसमें उनको दोपहर में स्कूल में ही खाना मिलता है, ठीक है, और खाना भी कैसा होना चाहिए, गर्म पौष्टिक और पकाया हुआ भोजन जो है वो दिया जाना चाहिए। तो ये योजना कब से शुरू हुई है हमें पता होना चाहिए। तो ये योजना 1995 से शुरू हुई है, ठीक है। अब ये जो मिड डे मील स्कीम थी अब उसका नाम जो है वो 2021 से चेंज कर दिया है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इस योजना का नाम अब वर्तमान में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना हो गया है। तो जो मिड डे मील स्कीम थी इसका नाम 2021 से क्या हुआ है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन और पोषण अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन और पोषण अभियान की अगर हम बात करें तो ये जो मिशन है वो कब से शुरू हुआ था, तो ये 2018 से इस मिशन को शुरू किया गया है। अगर हम इसके लक्षित समूह की बात करें तो इसमें भी वही है लक्ष्य समूह जो हमने अभी देखा आईसीडीएस योजना में, ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताएं। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य जो है वो क्या था, 2022 तक भारत में कुपोषण से मुक्त बनाना था। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया पर उस समय इस योजना का उद्देश्य ये था। इस योजना के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसमें यह था कि स्टंटिंग यानी कि जो बौनापन है उसको 2% अगर हम देखें तो प्रतिवर्ष की दर से कम करना है, अल्प पोषण को 2% प्रतिवर्ष की दर से कम करना है, एनीमिया है तो उसको 3% प्रतिवर्ष की दर से कम करना है, और जन्म के समय जो कम वजन होता है गर्भवती महिलाओं का, नहीं, जन्म के समय जो कम वजन है बच्चों का उनमें उनको हमको जो है वो 2% की दर से कम करना है। इस प्रकार ये राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान हम देखते हैं जो 2018 में शुरू हुआ था। हालांकि जो है वो अब आईसीडीएस योजना और पोषण मिशन को एक योजना में मर्ज कर दिया गया है। उस योजना का नाम क्या है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। तो अब जो हम आईसीडीएस देख रहे हैं या फिर जो पोषण मिशन है वो अपनी अपनी जगह पर तो है, पर हम जो अब एक नई योजना लेकर आए हैं मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इसमें दोनों ही योजनाओं को इस योजना के तहत पुनर्गठित किया गया है। अगर हम देखें कि ये जो मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कब से शुरू हुआ है, तो ये इसका जो प्रारंभ है वो 2021-22 से इसका प्रारंभ किया गया था। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत जो पूरक पोषाहार कार्यक्रम है उसके माध्यम से कुपोषण से निपटने की रणनीति है, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है आंगनवाड़ी की तरफ से उसके द्वारा हम क्या करेंगे, जो माल न्यूट्रिशन है जो कुपोषण है उससे जो है वो निपटने का इसमें प्रयास किया जाएगा। अब इसके लाभार्थी जो है वो इंपॉर्टेंट है, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे। अभी तक हम पोषण या आईसीडीएस में पढ़ रहे थे 0 से 6 वर्ष के बच्चे, पर क्योंकि पूरक पोषाहार की बात है और पूरक पोषाहार 6 माह के बाद ही दिया जाता है बच्चे को, क्योंकि 6 माह तक तो वो मतलब कि मदर पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है अपने भोजन के लिए। तो 6 माह के बाद जो है वो पूरक पोषाहार दिया जाता है, इसलिए 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे इसमें कवर किए जाएंगे। गर्भवती महिलाएं जो है वो इसमें कवर की जाएगी, स्तनपान कराने वाली माताएं कवर की जाएगी। साथ ही इसमें जो अलग चीज है वो क्या है, 14 से 18 वर्ष की किशोरियां। अब ये हर जगह की किशोरियों को कवर नहीं करेगा, जो आकांक्षी जिले या उत्तर पूर्वी जिले हैं उनकी किशोरियों को इसमें कवर किया जाएगा। इस प्रकार की अभी रिसेंट की योजना है जो अभी लाई गई है, और ये दो योजनाओं का जो है वो मिक्स करके योजना को लाया गया है। इसका प्रारंभ कब से हुआ है ये महत्वपूर्ण है, उद्देश्य क्या है और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसके लाभार्थी कौन कौन से हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने फूड सिक्योरिटी वाले टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा देख लिया था कि फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी हमको क्यों चाहिए, क्यों क्या आवश्यकता है, फूड सिक्योरिटी की क्या क्या स्तंभ है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार इसके लिए क्या प्रयास करे, क्या क्या चैलेंजेस है, फिर उसके लिए उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और भारत सरकार के प्रयासों में हम इतनी सारी योजनाएं देख चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 था जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं थी वो अभी हमने कवर की है।
जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजना है, क्योंकि वो हमको यूनिट 1 में भी देखनी है, इसलिए जो 2-3 मैंने जो प्रयास बताया उसमें जो 2-3 एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजना है वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो वो ज़्यादा अच्छे से और विस्तार से समझ में आएगा। बाकी की जितना भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी था वो सब पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो लेक्चर है वो सिर्फ 2025 के एग्जाम के लिए ही नहीं है, ये 2026 में जो मेंस देने वाले हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी उतना ही रिलेवेंट है। ठीक है? तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।